हुड्डा जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो यही सवाल है कि हरियाणा की क्या स्थिति है कोरोना के बारे में, कोरोना महामारी को लेके आपके क्या आकलन है हरियाणा के बारे में? देखो, वैसे तो ये सारी महामारी दुनिया में है और हमारे देश में भी बढ़ रही है। कई प्रदेशों में बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारा हरियाणा में जो बढ़ोतरी है पिछले 2-3 दिन में बढ़ी है, लेकिन उससे पहले हरियाणा में अच्छा कंट्रोल था और इसका प्रभाव कम था। लेकिन क्योंकि हम दिल्ली के चारों तरफ हैं, जैसे आज़ाद मंडी से कुछ गए संक्रमित वो गए, वहाँ फैला हुआ मंडियों में, इस प्रकार से है। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से बढ़ रहा है, तो चिंता का विषय है ये। हुड्डा साहब, हरियाणा को सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी रहता है कि वो दिल्ली के चारों तरफ से घिरा है और इसीलिए हरियाणा के आर्थिक विकास या जीडीपी देश के बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी बेहतर रही है। तो अगर बीमारी हरियाणा में फैल रही है और हरियाणा पहले से ही इतना प्रॉस्परस स्टेट है, तो क्या वजह है कि इस समय की जो सरकार है उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखिए, जहाँ तक इस महामारी का सवाल है, कंट्रोल करना अकेले सरकार का काम नहीं है। वो तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, और सबसे ज़्यादा जो आम आदमी है, आम जनता है, उनका सबका दायित्व बनता है। हरियाणा में खास तौर पर गांव में फैलाव इस वास्ते नहीं हुआ कि गांव के लोग बड़े ही अनुशासित रहे, किसी को जाने नहीं दिया, आने नहीं दिया, गांव में टीकरी पेड़ा लगा दिया और बड़ी समझ से काम दिया। जैसे गांव में एक रिवाज था कि बैठ के इकट्ठे बैठ के ताश खेलते थे, उससे फैलने का खतरा था। इकट्ठा बैठ के हुक्का पीते थे, लेकिन अब जब से ये हुआ है, आप देखेंगे किसी गांव में ना इकट्ठा बैठ के ताश खेलते हैं, ना इकट्ठा बैठ के हुक्का पीते हैं, और ना कोई आवागमन है। सब अपने अपने हिसाब से ठीक रहा। हालांकि दबाव बहुत है, खेतों में भी जाना पड़ रहा है, फसल का भी दबाव था, कटाई भी करी है, ढुलाई भी कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखने का प्रयास किया है और उसका नतीजा आपके सामने है। अब तक गांव में ये संक्रमण फैला नहीं है। मतलब रेयर केसेस जो बाहर से आ गया उसको हो गया, या कोई किसी की ड्यूटी ऐसी जगह हो उनको आ गया। तो ये सबका काम, सब एक होकर ही कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे तो ही विजय पाएंगे। आप ये सोचें अकेली सरकार कर देगी या विपक्ष की है या किसी की नहीं। आपने देखा जो हमारे मजदूर हैं, जो जो पलायन कर रहे थे, कितनी दुर्दशा उनकी हुई, कितनी तकलीफ में गए, लेकिन हरियाणा में मैं कह सकता हूँ कोई भी एक भूखा नहीं मरा। इसमें कौन सरकार का या हमने भी प्रयास किया। हमने अपनी तरफ से हर जगह जो हमें पता लगा, चाहे यूथ कांग्रेस है, चाहे एनएसयूआई है, चाहे महिला कांग्रेस है, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, सबने प्रयास किया। बीजेपी के उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय इसका ना सरकार को ना हमारे को नहीं जाता। ये श्रेय लोगों को और एनजीओ को जाता है, जिन्होंने हजारों हजारों लोगों को रोज अब भी खिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, और जितनी सुविधा है उसका प्रबंध कर रहे हैं। ये आपके सामने है, स्वयं देख सकते हैं। तो ये तो सबको सबको मिलकर लड़ाई लड़ने की बात है। हाँ, जहाँ तक सरकार का सवाल है, बहुत सारे फैसले इस समय जो सरकार को नहीं लेने चाहिए थे वो फैसले ले रहे हैं। जैसे हरियाणा में आपने कहा कि बहुत अच्छा कंट्रोल था, लॉकडाउन की खोलने की बात थी, तो लॉकडाउन खोलने से पहले गहनता से विचार करना चाहिए था कि इस टाइम कितना हम खोलें। उसके खोलने के बाद कुछ फैलाव हुआ है, और ये मेरे ख्याल में गृह मंत्री का जो हरियाणा के हैं वीर साहब का, उनका बयान भी आया था कि मैं इस विचार का नहीं हूँ। तो विचार विमर्श करना चाहिए था ज़रूर। तो खैर, जो ये फैसला हो गया जो हो गया, तो इस वास्ते जो है हरियाणा में अब भी सतर्कता है और सबको चाहिए। ख़ास तौर पे मैं अपने हरियाणा वासियों से कह रहा हूँ कि एक ही रास्ता अभी भी अपने आप को बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। तकलीफ में है आज हमारे सारे। हुड्डा साहब, कहा ही जा रहा है कि हरियाणा के किसानों को
उनकी उपज का ठीक से मूल्य नहीं मिल रहा है और मंडियों में उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, और जो सरकार की सही तरफ से व्यवस्था की गई है उससे किसान खुश नहीं है। आपको क्या देखिए, लगता है? सरकार ने प्रयास किया, 1800 मंडियां बनाई, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। जो आपको कहते हैं जिसे नीचे की धरातल या धरती की खबर सरकार को नहीं है। जो बहुत किसान परेशानी में है, जैसे मानो सरसों की फसल आई, सरसों की पैदावार कोई 12 लाख मीट्रिक टन के करीब हमारे को उम्मीद है, लेकिन अब तक 5 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। और किसान ने इन डिस्ट्रेस जो एमएसपी है 4425 है, वो 3800 रुपये तक बेचना पड़ा है, 3700 रुपये बेच कर गया है, और अब भी पूरी आवक नहीं हुई है, पूरी खरीद नहीं हुई है। इसी प्रकार से जो आपकी गेहूं की खरीद है, आपने देखा कि हमारी जो आपकी उम्मीद 113 लाख मीट्रिक टन के करीब है गेहूं की पैदावार, अभी तक कुल 50 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। और मंडियों में जो भाई मंडी तो बढ़ा दी, ये सोच के भाई हमने 1800 मंडी कर दी, वो करेंगे, लेकिन जो सिस्टम बनाया जिस तरीके से चले वो पूरा सही तरीका नहीं था। हमने सुझाया था कि भाई अगर आपने मंडी बनाई है तो एक तो मंडी 60 एकड़ में है, 70 एकड़ में है, एक मंडी नई बनाई 8 एकड़ में कच्ची मिट्टी पर है, बेमौसमी बारिश हो रही है, तो उतना ही तो आवक 50 आदमियों के ऊपर 8 एकड़ की मंडी में देंगे, 50 ही आदमी का ऊपर, उदाहरण पे कह रहा हूँ, 60 एकड़ की मंडी में देगा तो कैसे होगा। तो उसके तरीके से थोड़ा इस बात में रहा, धरातल की उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ये, और इस वास्ते खरीद स्लो है। हम बार बार कह रहे हैं इसको तेजी से करो। आज काफ़ी किसान की जो फसल जो है, गेहूँ जो है, वो कच्ची मंडियों में बिल्कुल रेत में मिलकर गहरा बन गया है, मिट्टी बन गई है उसकी। तो उसके क्या है भाई, किसान मंडी से लाता है। उसका एक तरीका हमने शुरू में कहा था जब सारी सर्वदलीय मीटिंग हुई थी कि अभी जुलाई अगस्त तक स्कूल कॉलेज खुलने वाले नहीं हैं, क्यों, भंडारण की दिक्कत है ना। मंडी से लिफ्टिंग जब होगी तो भंडारण में जाएगा, भंडारण की दिक्कत है। मैंने कहा स्कूलों को, कॉलेजों को, सबको भंडारण में तब्दील कर दो, और वहां पर आप जो है मंडी खोल सकते हो, वहीं जितने किसान को बुलाओ मंडी में तोलो और अंदर भंडारण में कर दो, या मंडी से उठाओ और फौरन भंडारण में जाओ, मंडी खाली करो। अगर मंडी साथ के साथ खाली करते तो आज कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कई फैसले बदले इन्होंने, मतलब सरकार ने कभी कहे आड़ती के द्वारा देंगे हम पेमेंट, कभी किसान को सीधा देंगे। इस समय तजर्बे करने की जरूरत नहीं थी, जो सिस्टम चल रहा था उससे चलते। हाँ, सामान्य हालत हो जाएंगे तो फिर हम फैसले ले सकते हैं, वो लेना चाहिए जो भी ले। अब तो ये है कि जो चल रहे थे सिस्टम उससे चलते तो जल्दी खरीद होती। अब हुड्डा भी साहब, मेरा ये ये भी कहा आग्रह जा है। रहा है, हुड्डा है साहब, नहीं? एक आरोप ये भी लग रहा है हरियाणा की सरकार पर कि उसने टोकन सिस्टम लागू किया है, जिसके वजह से किसानों को आढ़तियों के मर्जी पर छोड़ दिया, उनकी कृपा पर छोड़ दिया, और आढ़ती मनमाने ढंग से किसानों से अनाज खरीद रहे हैं और उचित मूल्य में नहीं मिल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मूल्य तो बाद की बात है। आड़ती तो पहले तो सारा ही आड़ती खरीदते थे, टोकन उनकी पे नहीं छोड़ा है। टोकन अब उनके लिमिट हो गया। एक मंडी में पहले दिन शाम को मीटिंग करते हैं, तो सिस्टम गलत है ना। एक मंडी में मीटिंग करते हैं आड़तियों से, वो फिर जो मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है वो कहता है फलाने आड़ती की इतनी वो मंगाओ, इतने इतने कूपन आप करो, इतने। तो वो इस प्रकार से चल रहा है, उसकी जरूरत नहीं थी। इसमें तो अगर लिफ्टिंग का साथ साथ करते और भंडारण का इंतजाम करते तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं थी। लेकिन अब जो भी है, अब भी समय है, अब भी जल्दी से मंडी खाली करके और भंडारण में ले जाएं, क्योंकि मंडी में ले आता है किसान और उसके बाद बारिश हो जाती है, तो उसमें किसान का क्या कसूर है, तो उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। और दूसरा, जैसे बेमौसमी बारिश हुई तो मॉइस्चर की लिमिट्स, चाहे वो सरसों की थी 8 से 12% करनी चाहिए थी सरकार को, ताकि किसान को बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत ना हो। और गेहूं में भी लिमिट जो है 12 से 16% इनको मॉइस्चर की लिमिट बढ़ानी चाहिए थी, ताकि
किसान को पहले ही बहुत भारी नुकसान में है। वो आपको पता है, उसको लेबर नहीं मिलती। वो हम सबने मिलके अपील की भाई एक दूसरे की मदद करो। जैसे पहले हमारे रिवाज था गांव में कि भाई मान लो एक आदमी की फसल आ गई, दूसरा खाली है, दूसरा आगे मदद करता था, दूसरे की और दूसरा उसकी जाके मदद करता था। इस प्रकार से उन्होंने अपना दाना तो निकालने का जुगाड़ किया, लेकिन आगे उसकी खरीद समय पर नहीं हो रही, ये तकलीफ। और अब तक 20 तारीख से खरीद शुरू हुई है। मेरे को कई मंडियों से खबर मिली है कि पेमेंट ही नहीं हुई बहुत सारी मंडियों में। आज कहीं भी टेलीफोन आए कि पेमेंट ही नहीं हुई, कहीं हुई तो एक दिन की 2 दिन की हो गई, जबकि 72 घंटे के अंदर अंदर किसान को पेमेंट मिल जानी चाहिए। एक और अहम मुद्दा है एमएसएमई का या छोटे उद्योग घरानों का, औद्योगिक इकाइयों का। तो उसको लेके आपकी क्या राय है? क्या जो एमएसएमई हैं या एमएसएमई सेक्टर के जो लोग हैं उनको सरकार की तरफ से स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए? हाँ, देना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई जो है वो सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराते हैं। करोड़ों लोग, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं वो। और कुछ किया है सरकार ने पैकेज किया है कि भाई 3 महीने की जो तनख्वाह के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, ऐसे कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन वो नाकाफी है। अब मान लो कई एमएसएमई है, उनकी फैक्ट्री है, उनका फिक्स चार्ज है बिजली का, कारखाना चल नहीं रहा लेकिन बिजली का फिक्स चार्ज दे रहे हैं, तो उसमें रियायत देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे उसको प्रोत्साहन दिया जा सकता है। एमएसएमई है, फिर आपके जो दिहाड़ीदार हैं जो रोज सवेरे कमाते थे खाते थे वो, या छोटे दुकानदार हैं, या जैसे कोई जूते का काम करता है, कोई नाई की दुकान है, कोई और मिस्त्री है जो सवेरे काम शुरू होते हैं शाम को होते थे। इस तरह बहुत ऑटो रिक्शा चालक है, रिक्शा चालक है, जो ऑटो रिक्शा जिसने कर्जा लेके ऑटो ली हुई है उसको काम बंद हो गया। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और वो ऐसा है कि तो बिजली में रियायत दो, और किसान का कर्जे की बात करो, कर्जे की कितनी उसकी मदद कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कर्जा माफ़ी करना चाहिए, लेकिन अब जो भी कर सकती है सरकार की खुद की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और जो ऐसे वर्ग हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, जो रोज़ सवेरे कमाते हैं, ऑटो रिक्शा है चलाता है, रिक्शा चलाता है, छोटा दुकानदार है, कोई जैसे मैंने कहा कोई बार्बर है, कोई जूते का काम करता है, कोई मिस्त्री है, इस तरह है, कारीगर हैं, तो उनकी मदद करने की जरूरत है। हुड्डा साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हरियाणा में माइग्रेंट वर्कर्स के खाने का, रहने का इंतज़ाम वहाँ की जनता ने किया है, वहाँ के एनजीओज ने किया है, और हरियाणा एक अलग मिसाल कायम किया है। जबकि हाँ, एनजीओ के साथ देखिए राजनीतिक उनने भी किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, भाजपा ने, मतलब ये नहीं है सब इस लड़ाई में जैसे कहा बहुत सारा सबका सहयोग मिला है। हाँ, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में एनजीओ को जाता है। जी जी, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में माइग्रेंट वर्कर्स की हालत बहुत ख़राब देखने को मिल रही है। और अभी तक देश में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, नेशनल लेवल पर भी नहीं है और राज्य स्तर पर भी नहीं है। तो क्या आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपको सरकार में रहने का, शासन प्रशासन चलाने का भी एक बहुत लंबा अनुभव है, क्या आप मानते हैं कि ये सही वक्त है कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर पॉलिसी बननी चाहिए? देखिए जी, आज जो समय है जरूर नीतियाँ बननी चाहिए, क्योंकि अब जो है फिलहाल हर आदमी का चाहता है माइग्रेंट लेबर में अपने घर जाओ। जैसे सरकार ने भी कहा ट्रेन जाएंगी, कभी टिकट लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं होती। बिल्कुल निर्धारित नीति होनी चाहिए, जिसको जाना है उसकी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उसका प्रबंध करना चाहिए। और यहाँ पे भी कोशिश करनी चाहिए सबको, अगर वो ना जाए यहाँ, उनकी कई वो क्यों जा रहे हैं, बहुत सारे तो इस वास्ते जा रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, या कोई मकान खाली करा रहा है, किराया है उसका खाली करा रहा है, या इस प्रकार से है। तो ये भी देखना प्रयास करना चाहिए। ऐसी समस्या नहीं, जो यहाँ रहना चाहे उसको पूरी सुविधा दो, जो जाना चाहे उसका भी कोई ना कोई आर्थिक निर्धारित नीति बनाकर इंतजाम करना चाहिए।
हुड्डा साहब, कोरोना महामारी ने एक तरह से मौका दिया है और एक सबक दिया है सबको कि इस महामारी के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें समाज के उन वर्गों के बारे में विशेष तौर पर सोचा जाए और उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में। और जिस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है पूरे देश से, जिस तरह से माइग्रेंट वर्कर या ऐसे लोग जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं जिनकी चर्चा आपने भी की है अभी, तो इसको देखते हुए आपको नहीं लगता है कि अभी तक जो सरकार की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, चाहे आपके हरियाणा सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, वो पर्याप्त नहीं है इन वर्गों के लिए या इन वंचित लोगों के लिए? ये सही बात है आपकी। अभी तक कोई पर्याप्त और निर्धारित नीति नहीं आई है। जैसे मैंने वर्ग आपको गिनाया, उसमें रेडी वाले भी हैं, फेड़ी वाले भी हैं, जिनका मतलब कमाई का साधन ही ये था, सवेरे निकलते शाम को रोटी कमाते थे। वो आज बहुत तकलीफ में हैं। तो उसकी तकलीफ कैसे दूर हो? मान लो आप अमेरिका के जितने रईस देश तो है नहीं हमारा, लेकिन जो भी सामर्थ्य हो, आप जीडीपी का कितना दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, सारा लगा के, शायद सुन रहा मैं, एक्सरसाइज चल रही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन वर्गों का वो जरूर वो करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, कोई नीति बनानी चाहिए ताकि बेरोजगारी इतनी ना फैल जाए कि देश की में अफरा तफरी मच जाए। अच्छा, लॉकडाउन अब ख़त्म होने वाला है, उसका लॉकडाउन 3 का जो टाइम है वो भी अब नज़दीक आ गया है और माना जा रहा है कि या तो सरकार लॉकडाउन 4 करेगी और नहीं तो उसमें कुछ रियायतें देंगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप देश की जनता के सामने नहीं रखा गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 होगा या लॉकडाउन 3 के बाद कुछ रियायतें सरकार की तरफ से देखने को मिलेंगी? देखिए, वो तो सरकार ने सारा असेस करके फैसला करना है, लेकिन लॉकडाउन 4 होता भी है तो कुछ ना कुछ तो आगे आहिस्ता आहिस्ता खोलने का प्रयास करें, क्योंकि कब तक देश को लॉकडाउन में रख सकते हैं? बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि फिर आर्थिक संकट इतना गहरा जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे भविष्य जो है हमारा खराब नजर आएगा। तो अब कुछ ना कुछ रास्ता निकल ताकि मूवमेंट शुरू हो। हाँ, सामाजिक दूरी रखें, शारीरिक दूरी रखें और ऐसा रखें, कुछ प्रिकॉशंस दें। और लोगों से भी मेरा ये निवेदन है, जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय या जो भी एडवाइजरी दें उसका पालन करेंगे तो हम जितना बच सके। हालांकि देखिए, अमेरिका जैसा बड़े बड़े देश इस महामारी के सामने घुटने टेक गए हैं, लेकिन हमारे हिम्मत से लड़ेंगे तो कोरोना हारेगा, इसमें कोई दो राय। हुड्डा साहब, आखिरी सवाल ये है कि भारत की आर्थिक स्थिति और भारत की सामाजिक स्थिति यूरोप के बाकी देशों से भिन्न रही है और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एग्रो इकोनॉमी बेस रही है। शायद यही कारण है कि कोरोना जैसी महामारी का इम्पैक्ट या असर उतना दिखाई नहीं दे रहा है जितना कि यूरोप के बाकी मुल्कों में देखने को मिल रहा है। लेकिन यह भी सच है कि जिस इफ़ेक्टिव तरीके से कोरोना महामारी के बाद पैदा हुई आर्थिक महामारी से लड़ने की तैयारी होनी चाहिए, उस तरह की तैयारी अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो आपको क्या उम्मीद है कि आने वाले हफ्ता 10 दिन में सरकार की तरफ से कोई इस तरह का स्पेशल पैकेज आ जाएगा? देखो, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आर्थिक पैकेज आना चाहिए। और सबसे पहले तो जो देश के पेट पाल रहा है किसान, आज सबसे बड़ी समस्या है, जैसे मैंने बताया। अब उसके साथ भी नए नए तजर्बे नहीं करने चाहिए। जैसे हरियाणा सरकार ने कहा कि भाई फलाने एरिया में धान मत बो। अरे बात की बातें हैं भाई, आज गरीब आदमी धान बोता हो, पहले ही अगली फसल बोने के लिए तैयार है। आप नए नए वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। तो मेरा हरियाणा सरकार से भी आग्रह है, भाई ऐसा काम ना करें, नए नए तजर्बे ना करें, कि ताकि किसान और ज़्यादा दिक्कत में पड़े। आज किसान को मदद करने की जरूरत है ताकि अगली फसल बो सके, क्योंकि आगे अभी तक तो हमारे पास भंडारण है, लेकिन अगर किसान का मनोबल गिर गया तो फिर आगे बहुत तकलीफ वाली बात हो जाएगी। तो इस वास्ते किसान का मनोबल रखो। जो जैसे आपने कहा, जो दिहाड़ीदार हैं, जो रोजगार जिनके छोटे छोटे जो सवेरे निकलते हैं अपना पेट पालने के लिए, जैसे छोटे दुकानदार हैं, इनको प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए। हरियाणा सरकार से मेरा आग्रह, मैंने तो कहा था भाई फिक्स रेट है, या जो गरीब आदमी है कम से कम बिजली का तो शुरुआत करो,
300 यूनिट तक तो जलाता है, उसको तो फ्री 3 महीने की बिजली दो ताकि उसके ऊपर ये बोझ ना पड़े। ऐसा कुछ ना कुछ इनको पैकेज देना चाहिए और मैं समझता हूँ ये सरकार की जिम्मेवारी है। बाकी इस कोरोना से लड़ने के लिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है। हमने हरियाणा सरकार को सहयोग भी किया, समर्थन भी किया, लेकिन जो जो उनके फैसले नहीं जनहित के थे उनका विरोध भी किया और करेंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस महामारी के वक्त में, कोरोना महामारी और आर्थिक महामारी के वक्त में सरकार को जिस तरह से दलीय भावना से ऊपर उठकर कोऑपरेट कर रही है, सजेस्ट कर रही है, तो उतना ही रेसिप्रोकल सरकार भी है, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो या देश की सरकार हो? देखो, ये तो उनकी सोचने की बात है। हमारी सोच ये है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये हमारे को सबका इकट्ठा होकर लड़ा जाएगा। अब क्रिटिसिज्म का समय नहीं है, अब तो लड़ाई लड़ने का समय है और सब इकट्ठा ही होकर लड़ सकते हैं। यूनाइटेड वी विल विन, डिवाइडेड वी फॉल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हुड्डा साहब। धन्यवाद, धन्यवाद।